ऐसा आपने गुलाब जी कटारिया को क्या गुट्टी पिलाई कि आप एकदम से उनके करीबी हो गए? आपने वहाँ रह के सेवा कम और मेवा ज़्यादा खाया सर। अच्छा, कब्जे हटाने की बात आप करते हो तो गरीबों का जो कब्जा है नगर निगम उसे बड़े आसानी से हटा देती एक ही नोटिस में। लोग पैसे खा के करते हो, क्या मतलब ये क्या कारण है? तो सर ये तो आपका भी फेलियर है ना कि आप नगर निगम चला रहे हैं लेकिन अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सर डिजिटल भारत की बात आपके प्रधानमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री जी अगर उसको फॉलो करके ऑनलाइन टिकट कटवा रहे हैं और क्या करें, खुद बैठे हैं मुख्यमंत्री आके। अच्छा, मावली वाले कांड पे एक आरोप भील समाज का ये भी है कि अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति होता या उसकी बच्ची होती तो दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस उसको मुआवजा का ऐलान करती। नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है और उसके साथ ही हमारा कारवां विधानसभा वाइज राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, उनके पदाधिकारियों से, जनता से जुड़े सीधे सवाल पूछ रहे हैं। क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मुद्दे रहने वाले हैं और क्या राजनेताओं के वादे रहने वाले हैं, इसको लेकर के हमारा कारवां लगातार विधानसभा वाइज घूम रहा है। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट उदयपुर शहर में। उदयपुर शहर राजस्थान की, मेवाड़ की एक पावन धरा अपने शक्ति और भक्ति के लिए मानी जाती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहाँ से दिग्गज नेता हैं जो काफ़ी समय से पिछले 3 टर्म से लगातार उदयपुर शहर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया। उसके बाद राजस्थान की इस उदयपुर विधानसभा सीट पर कई सारे सियासी गणित बदल चुके हैं। उदयपुर शहर के क्या मुद्दे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, इसको लेकर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मनोहर जी चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, आराम से बैठूंगा। जी। और 2023 के विधानसभा चुनाव पर हम बात करें उससे पहले एक नज़र में हम ये जानना चाहेंगे कि मनोहर जी चौधरी का राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आप पहुँचे, इतने वरिष्ठ की गुलाब चंद कटारिया जी के इतने करीब आप रहे, तो ज़रा उसके बारे में आप बताइए। रोने जी, सबसे पहले आपकी टीम का अगर आप तक शो चैनल पे आप हमारे लिए पधारे हैं उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। वास्तव में राजनीतिक जीवन, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा जी और मैं खेल कूद में ध्यान देता था। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का रेसलर था जी और मैं खेलना और थोड़ा मेरा क्रिकेट खेलने का शौक था जी। मैं यूनिवर्सिटी में जब गया स्कूल से जी, तो मुझे विद्यार्थी परिषद से सदस्यता ली मैंने और वहाँ पर मैंने विद्यार्थी परिषद का पहला कदम जो खेल से हटकर छात्र राजनीति की तरफ मैंने बढ़ाया। उस समय एक सांसद के चुनाव होते थे कॉलेज में, वो सांसद का चुनाव में लड़ा लो कॉलेज से क्योंकि मैं LLB कर रहा था उस समय, छात्र सांसद का। तो मैं चुनाव भी जीत गया। जीतने के बाद मैंने कहा ठीक है, छात्र पॉलिटिक्स में रहेंगे, खेलता तो था ही था। महेंद्र सिंह जी ने शपथ के लिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे प्रभास जी जो जनसत्ता में थे वो, तो उस समय वो वहाँ पे शपथ दिलाने आए। उनका जो कार्यक्रम हुआ, जो उनकी सोच, राष्ट्रवादी सोच और ये जो सामने आई, तो मैं थोड़ा अटैचमेंट हुआ। और उसी पीरियड के उसके पहले भी गुलाब जी कटारिया को हम देखते थे, मोहल्ले में आते थे, भाषण देते थे और बहुत ही मतलब ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता। तो हम लोग भी छोटे छोटे बच्चे थे तो जाके सभा में देखते थे, तो हमें लगा तो उनके साथ विचार में जुड़ गए और हम गए उदयपुर से और कार्य। उस समय मुझे दिनेश जी भट्ट जो हमारे बाद में जिलाध्यक्ष भी बने, वो समय संगठन मंत्री थे और संघ की तरफ से, तो उनसे मेरी ट्रेन में मुलाकात हुई। तो सी कृष्ण जी स्नाडे ने कहा ये यूनिवर्सिटी का गेम सेक्रेटरी है, ये है और अच्छा लड़का है। ऐसे मुलाकात कर हम कार में गए तो ज़्यादा फट सबको पकड़ के उन्नाव जेल में डाल दिए। अच्छा, जेल भी रहे आप? हम 20 दिन तक जेल में रहे। अच्छा। मन में एकदम ये आया कि मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे राजनीति की सोच बढ़ी। जी। क्या उस 20 दिन तक जेल में रहना, ये रहना, सब करना। दिल्ली के भी लोग थे, मेरठ के भी लोग थे, सब लोग जेल में बंद थे और बहुत दिन तक मैं वहाँ पे ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी। लट भी खाए हमने, सब कुछ किए। उसके बाद में हम यहाँ आते ही मुझे राजनीति में एंट्री मिली। एक मिल गई, एंट्री की, तो लड़का ठीक है जी सर। तो उसी समय विद्यार्थी परिषद से हमें कोई 10 लीडर थे, उसमें से महेंद्र सिंह जी शेखावत, बाबूलाल ओढ़ थे, मान सिंह जी थे, संजय सांडिल थे, ये सभी ABVP से 10 लोगों को हमें युवा मोर्चा में एंट्री दी जी। और एकलिंग जी में गुलाब जी ने स्वयं ने
हम सबको शपथ दिलाई युवा मोर्चा की पहली बार राजनीति पार्टी में। आप 1994 की बात कर रहे हैं? ये मैं 90 की बात कर 91 की बात कर रहे हैं। 94 में तो मैं पार्षद बना। दर्शकों को बता लें 91 में तो सर हमारा जन्म हुआ, सर तब राजनीति में एंट्री कर चुके थे। जी बिल्कुल सही है। और आज सर से बात करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं सर। नहीं सही है, और आपका भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देखता हूँ वास्तव में। मगर मेरा ये कहना था, उस समय मैंने गुलाब जी ने एंट्री दी जी, देने के बाद युवा मोर्चा में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया डायरेक्ट जी सर। मैं यहाँ पे बीजेपी तब तो सर बीजेपी बिल्कुल स्ट्रगल मोड में ही थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा उठाव आ रहा था। आज सर मंडल अध्यक्ष बनना बहुत मुश्किल, लेकिन तब तो थोड़ा सा एक्टिवनेस के साथ जो कार्यकर्ता है उसको मौका मिल जाता होगा, शायद आपको भी उसका बेनिफिट मिला। कारण है कि 89 में जब वो एक उठाव आया भाजपा का जी, वो जो कार सेवा से जो यात्रा चली लालकृष्ण जी अडवाणी वाली, उससे और उसी पीरियड में हम लोग भी जुड़े, और जुड़ने के बाद में एबीपी से, और हम मगर मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जी। मैं संघ की शाखाओं में जाता था, फिर मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, फिर मैं युवा मोर्चा में आया, तो युवा मोर्चा में मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया। वो मंडल बहुत बड़ा हुआ करते थे। फिर राजनीति में पहला चुनाव आपने कब लड़ा? फिर उसके बाद में मैं 94 जैसे मैं मंडल अध्यक्ष बनाया, 2-3 साल काम कर रहा था जी। मुझे नगर निगम के चुनाव घोषित, नगर परिषद थी, नगर परिषद के चुनाव घोषित हो गए, तो हमें तो ये काम दिया था कि आपको इतना अच्छा काम टीम खड़ी करनी युवाओं की, तो चुनाव में काम करे, ये करे। मुझे ये कभी मन में था ही नहीं मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, क्यों? एक तो मैं आयड का रहने वाला, बिल्कुल ये सीट हो गई थी महिला जी, तो कल्पना हो ही नहीं सकती महिला की सीट है, तो मैं बैठे ही था और ये सब प्रस्ताव मांगे जा रहे थे, ये करे। तो मुझे अपने जो प्रमोद जी सामत, जिन्होंने मुझे राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया है, तो उन लोगों ने, विजय प्रकाश विप्लव मेरे मित्र, वो मेरे घर पे आए जी, कि यार आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि चलो आपको प्रमोद जी बुला रहे हैं जी। मैंने कहा क्या काम? नहीं, आपको चुनाव लड़ना हिरणमंगरी से। डाइट के दिया। मैंने कहा क्यों मजाक करते हैं तुम मेरे साथ, और किसी लड़के मेरे हिरणमंगरी से क्या लेना देना जी? तो नहीं, मैं प्रमोद जी के घर गया जी। प्रमोद जी ने कहा ये 10 नाम दे रहा हूँ मैं, इनसे जाके मिल के आओ, तुम्हें सेक्टर 3-4 जो है वो वार्ड नंबर 11 था, कि यहाँ से आपको चुनाव लड़ना, ओबीसी पुरुष की सीट है जी। मैंने कहा प्रमोद जी ऐसा मजाक कर, आप गुलाब जी ऐसा से पूछ लोगे? गुलाब जी ऐसा नहीं कहा है क्या कि आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है? मेरे जीवन में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी भुवनेश जी, मैं आज सच कह रहा हूँ कि इतना जल्दी मौका मिलेगा, क्योंकि मैं 92 में तो मंडल अध्यक्ष बना, बिल्कुल सर, और 94 में चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरे का तो ये था अपनी स्थापना करनी है, क्योंकि मेरे जो कितनी थी उस समय? मेरी 24-25वां रनिंग था, बहुत कम, तो एकदम वो था। तो मैंने कहा, तो प्रमोद जी ने चुनाव लड़ना है, हम कह रहे हैं। मैं आज भी अगर राजनीति की जनप्रतिनिधि एंट्री में अगर किसी का भी मानता हूँ ये रोड, तो वो मेरे लिए प्रमोद जी सामर है। उसमें मेरे साथ में मेरे दिनेश जी भट्ट थे जी, जो पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया काम। इन 2 शख्स ने मुझे राजनीति में काम करना सिखाया, प्रमोद जी सामर और दिनेश जी भट्ट ने। उसके बाद सर 94 में आप हिरणमंगरी सेक्टर 4 से जीते, उसके बाद एक आप आयड से जीते, तीसरी बार आप कहाँ से जीते? मैं तीसरी बार भी बोरा गणेश जी से हूँ, आपके वार्ड से जीते। तो सर गुलाब चंद कटारिया जी के आप बिल्कुल करीबी माने जाते थे उस समय, तो ऐसा आपने गुलाब जी कटारिया को क्या गुट्टी पिलाई कि आप एकदम से उनके करीबी हो गए? गुट्टी तो एक तो गुलाब जी को काम करने वाले लोग पसंद हैं जी, और सच्चा और ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति पसंद है जी। वो आज नहीं, गुलाब जी का मैंने तो आज दिन तक इतने साल मेरे को भी हो गए, आज करीब 33-34 साल मेरे को राजनीति में हो गए। गुलाब जी को एक तो वर्कर पसंद है जो काम करता हो फील्ड में, दूसरा ईमानदार जिसके ऊपर कोई छवि दाग वगैरह नहीं लगे हों, तीसरा चरित्रवान व्यक्ति। ये 3-4 चीजें वो सोचते थे, और उनका शुरू से कहते तुम काम करते रहो, लगते रहते हैं आरोप, चल रहे आरोप तो लगेंगे, नेता है आरोप तो लगेंगे, मगर काम करने में कहीं पीछे मत रहो, फील्ड में रहोगे तो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे थोड़ी, आप एक चीज बताओ, मैं फर्स्ट चुनाव लड़ा, 24-25 साल की मेरी उम्र थी, और मुझे इतने वरिष्ठ लोग जीते, उसमें मनोहर चौधरी को उन्होंने इलेक्ट्रिक समिति का चेयरमैन बनाया उदयपुर का निगम में। उनके मन में कोई सोच होगी। यही तो सर आरोप है कि आप गुलाब जी भाई साहब के करीबी रहे, बहुत जल्दी उन्होंने आपको मौका भी दिया, तो और उन्होंने आपको ऐसे जल्दी से मलाईदार पद पे बिठाया आपको, और आरोप ये भी लगते हैं कि आपने वहाँ रह के सेवा कम और मेवा ज़्यादा खाया सर। बहुत सारे आरोप भी लगे आपके ऊपर, नगर निगम में आपने घोटाला किए, कई मोटरसाइकिलों के बिल लगा के आपने पैसे उठवाए, बहुत सारे आरोप सर। कचरा संग्रहण का जो मामला है उसमें भी आपने, जो खुद की गाड़ियाँ थी नगर निगम की, उसको आपने रोक लिया और दूसरे टेंडर करवाए। आरोप है सर कि मनोहर जी चौधरी ने मेवा खाया राजनीति में। देखो एक चीज़ मैं बता दूं मोहन जी,
कि मैं 94 में पार्षद बना, जी। मुझे इलेक्ट्रिक समिति का चेयरमैन है। जी अगर मैं बेईमान होता जी और मैंने कोई बिस्टा खाया होता जी तो पार्टी मुझे 99 में वापस टिकट नहीं देती। जी कारण क्या है, सब कुछ जनता देखती है, जनता सामने लाती है। जी 99 में मैं फिर ओबीसी सभापति की सीट थी, जी युधिष्ठिर जी उस समय सभापति बने, जी मैं उनके साथ रहा। जी हमारे बहुत सारे विचारों के मतभेद थे, जी जो चीज़ हमें नहीं थी तो मैं ओबीसी के होता हुआ, बीजेपी का होता हुआ भी मैं बोर्ड में बोलता था। जी। मैं बताता हूँ, फर्स्ट बोर्ड जो एबीसी, सेकंड बोर्ड जो ओबीसी ये था, युधिष्ठिर जी थे, एडीबी का लोन ले रहे थे। जी मैं पहला शख्स पार्षद था जिसने बोर्ड में खड़ा होकर कहा अगर एडीबी का लोन अगर लिया तो इस बोर्ड का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जी इन सब के होने के बाद में जनपति 10 साल रहने के बाद जब मुझे युवा मोर्चा का महामंत्री, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जी। फिर मुझे पार्टी का जिला मंत्री, पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया गया, जी। तो पार्टी अगर मैं कोई ऐसा बेईमान होता, जी। अब ये तीसरा बोर्ड आया, जी मैं स्वयं पूरा उदयपुर भी जानता था कि यार हो सकता है मनोहर जी महापौर बन जाए, बिल्कुल क्या सबके मनों में था गया। सर उस पर अपन बात करेंगे, लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया सर। बिल्कुल मैं जवाब उसी पे आ रहा हूँ सर। जी। इस बार बना, जी। मुझे गिराज समिति का बनाया, मुझे गिराज का कोई अनुभव नहीं था। जी मुझे दूसरे सब विषयों में बहुत सारे अनुभव हैं, मगर इसमें वो नहीं था। पर पार्टी ने, गुलाब जी ने कहा नहीं तो ऑनेस्ट और ईमानदार है, तुझे ही इस पे बनना, क्योंकि सबसे ज़्यादा घपले कहीं होते हैं तो इस गैराज में होते हैं। जी। ठीक है, काजल की कोटड़ी है, बिल्कुल यहाँ कोई बच के निकल नहीं सकता। जी सर। मैंने कहा वैसा हुआ। मैंने जब ऑपरेशन करने चालू किया, जी एक चीज़ आपको भुवनेश जी, आपको राजनीति क्षेत्र और पत्रकारिता में इतने देखते हो गए जी जी कि जब आदमी किसी के ऑपरेशन करता नहीं जी तो कई विरोधी खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। और विरोधी खड़े होकर उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। जी मेरे ऊपर आपने भी एक चीज़ और नहीं की। सबसे पहले मैंने गैराज में जब ऑपरेशन चालू किया जी तो जो गैराज 12 करोड़ रुपए साल के खर्चे में चलता था, जी। उसको आज हम 6 करोड़ पे लिया है। मतलब ये 6 करोड़ घोटाले में जा रहा था, 6 और करोड़ आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए माहौल बना। इसलिए मेरे खिलाफ एक पत्र निकाला गया जी कि मनोहर चौधरी को 3 लाख रुपए महीने के यहाँ पे मिलते हैं। जी जब वही उसकी तो, जांच हुई, उसी मेवे की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं उसी की बता रहा हूँ, मैं आपको उसी पे जाना चाहूँ। जी। एक पत्र निकाला मेरे खिलाफ, मैं गुलाब जी के ऐसे पत्र मेरे खिलाफ बहुत निकले हैं जी जिसका कोई पत्र पे नाम नहीं, ये नहीं। और भाई साहब ने कहा राजनीति में ऐसा चलता है, अगर तू सही है तो डरने की जरूरत नहीं। जी। और अब डंपर वाली बात आ रहा हूँ मैं आपको जी बताऊं। जी मैं जो ये डंपर वाला जो लगा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, जी इसमें गैराज की किसी भी प्रकार की, हो सकता है अधिकारी ने कोई गलती की हो, जी अगर गलत हूँ तो मैंने गुलाब जी को कहा था जी कि आप मुझे हटा दो, जी मुझे सस्पेंड कर दो। जी। अगर कहीं मेरा नाम है, मेरे साइन है, मेरे कोई कमेंट्स हैं या मेरे, तो जांच हुई, कमेटी बनेगी, जी कमेटी बनाई तो कमेटी ने जांच की, जी तो उन्होंने क्या लिखा उसमें, जी 8 सफाई के इंस्पेक्टर इसमें दोषी हैं। जी अधिकारियों की गलती थी। अधिकारी 8 सफाई इंस्पेक्टर जो स्वास्थ्य शाखा के हैं, जी जी और साथ में गिराज का जो बेरवा जी हैं जी। अधीक्षक, जी। उनकी गलती ये है कि उन्होंने कागज जो टेंडर हुआ उसमें कागज नहीं लिए। जी मगर एक चीज़ मुझे बताओ कि ये जो आरोप लगे हैं, हमारे यहाँ से टेंडर हुआ, जी फिर ये तय किया गया गैराज सफाई समिति के जितने इंस्पेक्टर होंगे जी वो ये तय करेंगे कौन सी गाड़ी कितने घंटे वार्ड में चली, जी डंपर कितने घंटे चला, बिल्कुल। वो वेरीफाई करके साइन करेंगे, जी। उसके बाद ही उनका पेमेंट होगा। बिल्कुल अब वो ऑटो इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल को गैराज डंपर लोडर में वेरीफाई कर दिया, जी तो उसमें गैराज का क्या है, जी वेरीफाई तो उन्होंने किया, जी उन्होंने वेरीफाई। आज मैं आपको कह दूँ भाई आप वहाँ रहना, उससे तो मेरी गाड़ी आ रही है, आप देखना कौन सी गाड़ी आई, कौन सी खाली पर गई। सर आप समिति के अध्यक्ष थे, हाँ। तो आपकी मोरल जिम्मेदारी तो बनती थी कि आप, अगर आपको मालूम चला तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया उनके ऊपर? नहीं, मैं जब ये जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, जी जांच कमेटी की रिपोर्ट आई कि 8 सफाई के इंस्पेक्टर दोषी हैं, जी हमने महापौर जी को इसको सस्पेंड करो इनको, ये उन्होंने नोटिस देके छोड़ दिया उनको। जी मैंने बोर्ड में उठाया, जी मैंने गुलाब जी के सामने प्री बोर्ड में उठाया, जी मैंने कई लोगों को उठाया कि मैंने कहा इसमें सजा दो, जी 1.5 साल हो गया, क्यों सजा नहीं दे रहे हो, उनको क्यों रोक के। और मैं आज भी कह रहा हूँ भुवनेश जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस मोटरसाइकिल वाले कांड में ये सजा क्यों नहीं देना चाहते उन 8 इंस्पेक्टर को। आपने उसमें पैसा नहीं खाया? उसमें मेरे खाना होता तो ये लटका देते मेरे को। जी ये अगर मेरा इसमें कोई भी होता ना, जी तो जो राजनीतिक जो दुश्मनी मेरे से रखते हैं जी। वो लोग मेरे को वैसे ही लटका देते हैं। जी मेरा बाल है, मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी सर,
कि इसकी जांच कराओ, इस एसीबी में इसका मुकदमा दर्ज कराओ और ये 8 इंस्पेक्टर जो अधिकारी दोषी हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए। आप अपने भाजपा के बोर्ड में ही सर आप कॉफी लें जी, आप अपने बोर्ड में ही हर समय मुद्दा उठाते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप तो धोखेबाज आदमी हैं, पार्टी के लिए आपने गद्दारी की, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़वाया किरण जी के टाइम में, और गुलाब जी ने मैसेज भी दिया था कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चौधरी साहब माने नहीं। उस घटना के बारे में कुछ बताइए, क्या गलती हुई? देखो एक चीज़ मैं तो भुवनेश जी, अभी आप कह रहे हैं, अभी आपका ही प्रश्न था जी, क्या गिराज समिति के अध्यक्ष थे तो आपने क्या कार्रवाई करवाई, क्यों नहीं करवाई जी। आज किसी बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है जी या गलत काम हो रहा है जी, अगर उसके खिलाफ बोलूं जी, तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए। जनता के हित में, जवाबदारी तो यही है जनता के हित में। आज जनता ने मुझे चुन के भेजा है। बिल्कुल सर। मैंने कोई ये तो नहीं कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव लाता हूँ महापौर के खिलाफ, क्या उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता हूँ या बोर्ड भंग करने के लिए मैं कोई बगावत कर देता हूँ, तो ये तो मैं पार्टी के साथ गद्दारी होती जी। पर मैंने तो वो चीज ओपन की जी कि एक ऑडिट रिपोर्ट आई जी जिसने लिखा 4.28 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ स्वास्थ्य शाखा में जी। क्या उस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ही क्या मैं आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन के बैठ जाऊं जी? मेरे रिश्तेदार हो भले धृतराष्ट्र जैसे आंख बंद करके बैठा था, दुर्योधन कुछ भी बेईमानी कर रहा था, कुछ भी करता था, तो क्या मैं भी धृतराष्ट्र बन के बैठ जाता? तो पब्लिक और इतिहास मुझे हमेशा दोषी मानती कि आप भी तो थे, मिक्स थे, आप भी तो थे। आप बोलते ना, आज मनोहर चौधरी ने एसीबी का मुकदमा, अगर कोई पहला पार्षद होगा जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड होते हुए भारतीय जनता पार्टी बोर्ड के कमिश्नर के खिलाफ एसीबी का मुकदमा दर्ज करवाया, अगर मनोहर चौधरी अगर इसको अगर वो बेईमानी माने, इसको गद्दारी माने तो माने। मैंने जनता के हित में और करोड़ों रुपए, मैं कह सकता हूँ मेरे इन कार्रवाई से नगर निगम के मैंने करोड़ों रुपए बचाए जी। खराब बोलते हैं चौधरी साहब, इसलिए बागी माने जाते हैं। बिल्कुल। और बागी तो नहीं, देखो बागी कुछ लोगों के मानने से नहीं होता, जनता नहीं माननी चाहिए जी। एक बार सब चुनाव जो लड़वाया आपने संगठन, वो पार्टी विरोधी नहीं, हमारे संगठन की व्यवस्था है जी कि संगठन का जिलाध्यक्ष का चुनाव होता है, मंडल अध्यक्ष का होता है। मुझे भी किरण माहेश्वरी जी जो स्वर्गीय हैं वो मेरे पास आए थे, उसके पहले मैं मंडल अध्यक्ष रह चुका था। गुलाब जी ने कहा था तुम भाई अभी मत बनो, तुम रह चुके हो। भाई किरण जी की इच्छा थी कि मनोहर जी जो दिनेश माली जो लड़ने आ रहा है जी, वो इस मंडल का रहने वाला नहीं है। मैंने मेरे मित्र हैं विजय प्रकाश विप्लवी, उनको चुनाव लड़वाया जी और वो जीत भी गए। फिर सेकंड बार फिर हुआ, फिर किरण जी कहे आपको चुनाव लड़ना है। अब लड़ना है, उन्होंने बहुत, वो मुझे चिकनगुनिया था उस समय, ईमानदारी से घर पे बुखार था, चिकनगुनिया बहुत खराब बीमारी थी, आप जानते हो। किरण जी ने कहा नहीं चुनाव लड़ना है जी। किरण जी ने कहा तो उस समय मेरे मन में आया कि ये आदमी गलत है जो लड़ रहा है चुनाव अध्यक्ष बनने के लिए जी। गलत आदमी को रोकने के लिए मैं मैदान में आ गया जी। थोड़ी मुझे भी घमंड था कि मैं इस मंडल में इतना काम किया हुआ तो मुझे लड़ना चाहिए जी। तो गुलाब जी की बात मैंने नहीं मानी। पहली बार गुलाब जी मेरे से नाराज हुए, उन्होंने कहा जब तेरे को बनना था तो तू मुझे पहले कह देता जी, और तुझे लड़ना है तो गुलाब जी मेरे से नाराज हुए उस समय। मैं लड़ लिया चुनाव, मगर वो संगठन का चुनाव था, मैंने कोई बगावत पार्टी के खिलाफ नहीं गया, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गया। वो चुनाव लड़ने के बाद भुवनेश जी ठीक है मैं 17-18 वोट से हार गया क्योंकि एक तरफ पूरी फौज खड़ी थी, एक तरफ मैं था, मेरे व्यक्तिगत तो उस पर खड़ा था, तो चुनाव हार गए। मगर गुलाब जी उससे नाराज हुए, मेरे को भी एहसास हुआ। आपको लगा कि गलती हुई? मेरे को लगा कि पार्टी संगठन ने जो सोचा है, मगर गलत आदमी, कभी कभी मेरे को बोलने की गलत सहन नहीं होता है। जो आदमी लड़ने जाना, आज वो आदमी जिसके लिए गुलाब जी, ताराचंद प्रसाद सब लड़ाने को उसको जीता है, वो आदमी जनता सेना में आज जी। मनोहर चौधरी तो लड़ा हारा तो भी बीजेपी में, बाहर रहा तो भी बीजेपी में, संगठन के 4-5 साल दायित्व नहीं रहा तो बीजेपी में। बट जिस आदमी दिनेश माली के सामने में लड़ा वो आदमी आज जनता सेना है। चौधरी की जो ये तेज तरार और साफ बोलने की जो आदत है, और उस समय जो गुलाब जी आपसे नाराज हुए, क्या वही एक कारण है कि महापौर की कुर्सी आपके हाथ से गई और नॉन पॉलिटिकल आदमी को उन्होंने वहाँ पर बना दिया? लेकिन मनोहर जी चौधरी की दावेदारी मजबूत थी, उन्हें रोकने के लिए नॉन पॉलिटिकल आदमी को बनाया, लेकिन आपको मौका नहीं दिया। भुवनेश जी ये प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रकार का है। गुलाब जी वास्तव में पूरा उदयपुर जी भी जान रहा था क्या मनोहर जी बन सकते हैं। बिल्कुल। गुलाब जी ने मुझे चुनाव लड़ाया, पर उनके मन में एक था
जी कि उदयपुर में इतने वर्षों से बोर्ड बन रहा है, जी तो कोई ऐसा व्यक्ति बने महापौर और जी कि जो उदयपुर के विकास के लिए कोई अच्छा कदम उठाए। क्यों अब तक उन्होंने जितने प्रयोग किए थे वो आप पे सब, भरोसा नहीं था क्या? नहीं मेरी बात सुन लो आप, जी उनको पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने बनाया था। जी उनके मन में ये था कि जीएस टांक साहब ने प्रताप गौरव केंद्र बनाया, बांसवाड़ा में बड़ी बड़ी माई डैम वगैरह सब चीज़ बनाया जी और ये सब चीज़ हुआ, तो मैं उनको एक बार महापौर बना के देखते हैं जी कि उदयपुर का विकास में, जैसे एलिवेटेड रोड थी, जी, जी। एक सपना है जी। कि एलिवेटेड रोड, अगर ये चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं, अगर ये होगा तो उदयपुर की एलिवेटेड रोड बन जाएगी। वो उसको लेके ऐसे एलिवेटेड रोड, कोई रोडें निकालना, कोई एक चीफ इंजीनियर रहे हुए तो कोई नए तकनीक देंगे। जी बाकी तो अब उदयपुर की जनता जान रही वो चीफ ये इंजीनियर भी बने सर, नहीं नहीं सर, इसमें भी एक आरोप ये है कि वो केवल एक डमी महापौर हैं, सारे पावर्स पारस सिंघवी साहब के पास हैं और ज़्यादातर फैसले वही करते हैं। मुन्ना जी ये चीज़ क्या कहो? अलग चीज़ है, ठीक है। आप सर उसमें हिस्सा हो, पार्टी के सदस्य भी हो और उस निगम में आप अभी सदस्य हो, जीते हुए पार्षद हो, आपको महसूस होता है ऐसा कि सारे पावर पारस जी भाई साहब के पास हैं, ज़्यादातर फैसले वही करते हैं? परसेप्शन है जनता में सर, सवाल है। मगर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ इसमें जी। कि जीएस टांक शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन नहीं है, वही तो मैं कह एक अधिकारी रहे हैं। जी पॉलिटिक्स और इस पद पे बैठने वाला व्यक्ति अगर जनता से जुड़ा हुआ होता है ना, जी तो वो अलग ढंग से काम कर सकता है। जी और ये अधिकारी रहे तो अपने ढंग से, तो वो जनता पॉलिटिकल पार्टी के नेता पदाधिकारी उनको कैसे ट्रीट करना, वो पहचानना उनको ये नहीं है, तो उसका सहयोग पारिज जी से लेते जी। हैं। तो मेरा इसमें ये है कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते जी। हैं, इसका जवाब हमारे उपमहापौर पारिज जी सिंघवी ही दे सकते हैं, क्योंकि वो उदयपुर कहता है, वो नगर निगम वो चला रहे जी। हैं, तो इसका जवाब उनको पारिज जी सिंघवी को ही देना चाहिए। जी। इसके लिए मुझे कोई जानकारी में नहीं है। जी एक और आरोप है, नगर निगम में पट्टे देने के लिए बहुत बड़े वादे बार बार किए जाते हैं। बीच में 1 रुपये में पट्टे वाले कोई स्कीम भी निकाली, लेकिन लोगों को पट्टे तो मिले नहीं। आज भी लोग अपने पट्टों के लिए चक्कर काट रहे हैं। और अभी लेटेस्ट में गुलाब बाग में जो घोटाला का आरोप जो लग रहा है, इन दोनों मुद्दों पे सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे ये 272 का जो आंकड़ा आया है, 272 प्लॉट का जो हाई कोर्ट तक चला गया मैटर। जी जी और इसके ऊपर विधानसभा के सदन में आपके बड़े नेता मावली के विधायक साहब ने भी पूरे राजस्थान में बवंडर कर दिया। तो क्या है सर, इतना बड़ा आरोप उन्हें सदन में मुद्दा उठाना? मैं आपको बोने तो जी घोटाला तो है। नहीं बोने जी, इसको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी शुरू से एक थोड़े बहुत टाइम लूँगा जी कि 272 का प्लॉट जब मैटर उठा, जी ये इस वोट से ही नहीं, पहले से पहले भी ये चर्चा हुई। जी। पर इस बार पूरी, क्योंकि जब सामने आए कि फर्जी पट्टे दिए गए, जी तो ये मैटर सामने आया, जी तो कमेटी बनी, उपमहापौर ना ये सब कमेटी में थे, तो इन्होंने कमेटी में हुआ, तो इन्होंने कोई 40-42 फर्जी पट्टे वाले प्लॉट निकाले हैं। जी तो इसमें आंकड़ा भले 272 का हो, कुछ भी हो, एक नाम है, जी। हो गया 272, जी। मगर आखिर 42 प्लॉट अगर आपकी कमेटी जाके निकालती जी। है और उनको सीज करती है जी, जी। और करोड़ों रुपए के नगर निगम के पास संपत्ति वापस आती है, जी, जी। तो इसका मतलब तो गड़बड़ तो हुई थी। वाह, अगर ये बात संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ये संख्या, अभी मैंने तो मेरे उपमहापौर जी का एक इंटरव्यू सुना था, जी, जी। उसमें कह रहे हैं हो सकता है और जांच हो तो 10-15 प्लॉट और निकल सकते हैं। जी, जी, जी। तो आज क्या पता कितनी जांच निकलेंगे और कितना चीजें होगी, जी। ये सब चीजें और जांच में है। और आज ये केस हाई कोर्ट में गया, जी। तो ये मुद्दा तो गुलाब जी ने विधानसभा में पहले उठाया था। जी जी अब गुलाब जी हमारे सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, जी। विपक्ष के नेता थे, जी। उन्होंने भी 272 प्लॉट का मुद्दा जी विधानसभा में उठाया। जी अब जब 272 प्लॉट का अगर उन्होंने उठाया है, फिर धर्मनाथ जी ने उठाया है, जी। तो कहीं न कहीं तो भुवनेश जी ये तय है कि इसमें दाल में कुछ काला है। जी जी बाकी तो ये नहीं होता। आज जांच कमेटी के लिए 40-42 प्लॉट निकल गए। जी तो सर जवाबदेही कौन है, जिम्मेदारी किसकी? नगर में बोर्ड तो आपका है, भाजपा का। मैं कहता हूँ इस बोर्ड में तो नहीं हुए ना, जी इस बोर्ड में जी कुछ 2-4-5 हुए होंगे, जी, जी। मगर मैं ये कह रहा हूँ ये पहले ही अलॉट हो गए जी। पिछले बोर्ड में। जी पिछले जिन बोर्डों में पिछला allot बोर्ड हुए- भी आपका ही था? नहीं था हमारा, मगर अधिकारी हमारे नहीं थे ना। जी ये सब काम तो अधिकारियों ने किया। जी अब अधिकारी साइन किए, आज हम अधिकारी को क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते हैं? जी कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा मैं एक कहूँ, आज हमारा कांग्रेस का राज है, है? जी कांग्रेस बचा रही है। कांग्रेस बचा रही है, 100% कांग्रेस बचा रही है। जी क्योंकि जिन आयुक्त के ऊपर इतने आरोप लगे हैं, जी
जिनके खिलाफ मुझे एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी, जी, उस आयुक्त को सस्पेंड नहीं किया गया। जी, आज 272 प्लॉट में बार बार आयुक्त खड़ा होकर कह देता गलती हो गई, जी, गलती हो गई, ये कोई समाधान नहीं है। अगर 40-42 प्लॉट अगर निकलते हैं और आयुक्त के साइन हैं और आयुक्त साइन कर रहा है, तो मतलब आज राजस्थान सरकार को उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। तो सर ये तो आपका भी फेलियर है ना कि आप नगर निगम चला रहे हैं लेकिन अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, मर्जी माफी को प्लॉट बांट रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ आप जी, कि अगर ये चीज हमारे नेता ने, हमारे लोगों ने अगर नहीं उठी होती जी, तो हम कहते हैं हम फेलियर हैं। जी, हमारे लोगों ने आगे बढ़ चल के, मोटरसाइकिल वाला घोटाला किसने उठाया? हमारे लोगों ने उठाया ना। जी, हमारा बोर्ड था, हम ये करते, हमारा बोर्ड है, बदनामी होगी, नहीं उठाए, नहीं हमने उठाया, जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। 272 का प्लॉट गुलाब जी विधानसभा में बोले, हमारे नेता, जी, कांग्रेस का कोई नेता बोला क्या? जी, नहीं बोला। धर्मनाथ जोशी बोले, हमारे नेता, कोई और नेता बेटा बोला, विधायक नहीं बोला। हमारे लोग बोल रहे हैं, भले हमारा बोर्ड हो या किसी का भी बोर्ड हो, अगर अधिकारियों ने गलत की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो नहीं हो रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लगाकर स्वास्थ्य शासन मंत्री से लगाकर सभी लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, कब्जे हटाने की बात आप करते हो तो गरीबों का जो कब्जा है नगर निगम उसे बड़े आसानी से हटा देती एक ही नोटिस में, लेकिन जब भू माफियाओं के कब्जों की बात आती है तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। तो क्या पार्टी के जुड़े हुए होने का फ़ायदा उनको मिलता है या फिर कोई लेन देन का सौदा होता है? आप लोग पैसे खा के करते हो क्या, मतलब ये क्या कारण है? एक तो क्या भू माफिया किसी पार्टी का हो ही नहीं सकता जी, कोई पार्टी का नेता अगर भू माफिया एक गलत काम कर रहा है तो मैं तो ये मानता हूँ भुवनेश जी वो भाजपा का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता, नंबर एक तो। और न भाजपा उनके दबाव में कभी झुकी है। रही बात है कि ऐसा बात नहीं है, जहाँ भी बड़े बड़े कोई कब्जे का मैटर आया है तो उस पर भी नगर निगम गई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है। बाकी ये बात मैं कह सकता हूँ, तो बाकी अतिक्रमण कर रखा तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में अब विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 23 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है। 2023 इसी साल में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के बड़े नेता गुलाब जी भाई साहब को असम का राज्यपाल बनाया। क्या उनके जाने से भाजपा को नुकसान होगा? कैसे देख रही है भाजपा? ये बात तो सही है भुवनेश जी कि इस मेवाड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो वह गुलाब चंद जी कटारिया। आज भी जब हम भी प्रभारी बन के, चाहे मैं आबू रोड गया, राजसमंद गया, जहाँ पे मैं गया, वहाँ पर मैं पूछता हूँ तो वो मुझे क्या आप कहाँ से हो? मैं क्या उदयपुर से। अरे गुलाब जी वैसा, और गुलाब जी वैसा हमारे यहाँ मोटरसाइकिल लेके आते थे, हमारा बस में बैठ के आते थे, यहाँ चौंतरी पे बैठते थे, सो जाते थे, रोटी जो मिल जाती है यार खा लेते थे, पार्टी के लिए काम करते थे। ऐसे ऐसे गाँवों में मैं गया, मैं कोटला तक मैंने प्रवास कर रखा है, तो मैं वहाँ जाता था, जो जाए गुलाब जी तो यहाँ आए हुए हैं। गुलाब जी कोई भी स्थान मेरे 35 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया, गुलाब जी रग रग में बसे हुए हैं। जो गुलाब जी ने मोटरसाइकिल, एचडी मोटरसाइकिल थी, लेके वो पूरे मेवाड़ में बांसवाड़ा चले जाओ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, यहाँ तक सिरोही तक मैं जहाँ भी गया हूँ, तो वो गुलाब जी को आज भी लोग यहाँ से चले जाने से मैं आपको कह सकता हूँ, लोग गुलाब जी की पूर्ति वर्षों तक नहीं हो सकती। आपने गुलाब जी की मजबूत छवि की बात की, तो इससे एक और सवाल बनता है सर। गुलाब जी भाई साहब थे, पिछले 3 टर्म से लगातार विधायक थे। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की उनको हराने की, गिरजा व्यास जैसे बड़े चेहरे को उठा रहा तो भी नहीं हरा पाए। लेकिन अब सर ये हवा है कि गुलाब जी के जाने के बाद एक अनार 100 बीमार सर। एक विधायक की कुर्सी है और हर आदमी अब सर उठाना चाहता है। जब गुलाब जी थे तो उनका प्रभाव ऐसा था कि खुल के कोई आता नहीं था सामने, लेकिन अब तो इतने सारे विधायक बनना चाहते हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि अब सारे आपस में लड़ेंगे और भाजपा का जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें बिखराव होगा और डेफिनेटली कांग्रेस को फायदा होगा। एक तो मैं आपको थोड़ा सा संशोधन करूंगा, गुलाब जी 4थी बार विधायक बने थे जी। आपने 3 बार बताया, मेरे को नहीं, 4थी बार अभी 3 बार लगातार बने, लगातार, 4थी बार लगातार जी। क्षमा चाहेंगे दर्शकों से, लगातार 4थी बार लगातार बने और गुलाब जी की छवि है जो उसमें वो बने। रही बात, देखो हम तो आज भी चाहते थे वे उदयपुर में चुनाव लड़े और हमारी हार्दिक इच्छा थी कि वो लड़ने के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने।
मगर ये हमारा सपना था, इस बार गुलाब जी वैसा एक बार और चुनाव लड़ने चाहिए उदयपुर में जी। हमने हमारा प्रयास हमेशा रहा, जब भी बड़े नेता मिलते थे हम ये कहते एक चुनाव गुलाब जी को यहाँ और लड़ना चाहिए जी। मगर पार्टी ने और सोचा उनके लिए जी। और उनको राज्यपाल बना के असम भेजा है, वहाँ महामहिम बने हैं। मगर कारण मैं आपको एक बताता हूँ, आज भी इस कैडर का कोई भी नेता उदयपुर में नहीं है जी। उदयपुर क्या मेवाड़ नहीं, राजस्थान में नहीं है जी। ये आदमी बहुत सच्चे बोलते हैं जी। बहुत ही कड़वा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं जी। लोगों को बुरा लगे तो लगे जी। 2 मिनट बाद वापस फोन करके कहते हैं जी। कि तू इस बेईमान के साथ क्यों आया जी। क्या वो बेईमान है, तू समझता नहीं, तेरा उपयोग कर रहे हैं, इतना कड़क वो बोल देते हैं। जी, जी। क्या मगर उनका मन साफ है, मेरी पार्टी मजबूत होनी चाहिए, अपनी छवि मजबूत होनी चाहिए। आज उनके चले जाने के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इनका कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। मगर रही बात उनके जाने के बाद सीट खाली हुई है जी। खाली हुई है तो वर्षों से जो हमारे लीडर्स हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, वो सभी काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उनको लगा गया चलो इस बार गुलाब जी भाई साहब थे तब किसी ने भी टिकट नहीं मांगा कि वो जानते थे इस शख्सियत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसके सामने खड़ा होना ही मतलब बहुत गलत है जी। तो हम तो आज भी चाहते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं की भावना जी कि आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यपाल से हटा के वापस यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ाए तो मेरे से ज़्यादा खुश होने वाला और कोई होगा नहीं जी। तो हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो देखो, आप ये कह रहे हो इतने लोग जी। वास्तव में गुलाब जी ने इतने नेता तैयार किया दिए, इतने कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता तैयार कर दिए। आप देखो रविंद्र जी, प्रमोद जी, दिनेश जी भट्ट, ताराचंद जी जैन, रजनी जी डांगी, ये एक से एक बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता। उदयपुर में अगर 10 विधानसभा सीट होनी है तो 10 सप्लाई यहाँ से हो सकती है जी। बिल्कुल कि इतने सर्वश्रेष्ठ तो सर यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है सर, ज़्यादा लीडर हैं, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, फिर एक को टिकट मिला तो क्या सब साथ में काम करेंगे या फिर लड़ाई होने का फायदा कांग्रेस उठा लेगी? मैं सोचता हूँ मेरी पार्टी में टिकट मांगने तक तो सब लोग अपने अपनी ताकत लगाएंगे जी। 100% ताकत लगाएंगे, जिसकी जो अप्रोच होगी वो करेंगे जी। जनता, व्यापारी, ठीक भी है टिकट मांगने तक मैं इसको बुरा नहीं मानता जी। टिकट मांगने तक बुरा नहीं मानता, मगर जब किसी एक का टिकट हो जाएंगे, आप देखना ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाब जी ने जो भर रखा है कार्यकर्ताओं में, आप देखना जब तक टिकट लड़ते तक तो हम सब लोग आपको इधर उधर नजर आएंगे, मगर जैसे टिकट हुआ गुलाब जी ने ऐसे तैयार किया, लास्ट में जिसका टिकट हो जाता है हम सब लोग उसके लिए लग जाते हैं जी। और आज भी बोने जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 10 जने मांग रहे हैं टिकट, मगर 10 में से जिसका एक का फाइनल हुआ, ये 9 ही कार्यकर्ता जुड़ेंगे, उसके लिए काम करेंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। कांग्रेस का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। जो कहावत है वो कब अंगूर है खट्टे वो है वो वाली कि वो कांग्रेस वही देख रही है, ये 10 जने, अरे 10 जने तो मांगेंगे टिकट, हमारी पार्टी में ताकत है, इतने लीडर तैयार हुए हैं इसलिए हैं। मगर जिस दिन एक का टिकट फाइनल हो गया कि इसका टिकट भारतीय वाले, ये 9 ही कार्यकर्ता उसके लिए जी जान से उसको जिताने के लिए लग जाएंगे। मनोहर चौधरी जी का नाम भी विधायक के दौड़ में शामिल है और आपने अभी एक मुद्दा उठाया कि ओबीसी चेहरे को यहाँ विधानसभा में मौका नहीं मिला और आपने एक पूरा नया ही सिफुका छेड़ दिया। जब से जनरलों के वोट, जैनों और ब्राह्मणों के वोट, व्यापारियों के वोट एक मुश्त भाजपा को पड़ते हैं, लेकिन आपने एक नया एजेंडा छेड़ दिया कि ओबीसी को मौका नहीं मिला और आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं ओबीसी का कि आपको मौका मिलना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि सर जिन्होंने आपको महापौर नहीं बनाया वो आपको विधायक क्यों बनाएंगे? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली कि जो एक कार्यकर्ता को नहीं बोलनी चाहिए। मैं कभी कभी बैठता हूँ, सोचता हूँ कि विप्र संगठन का जयपुर में सम्मेलन होता है, वो मुख्यमंत्री मांगते हैं, 60 विधानसभा सीट मांगते हैं जी। फिर जैन समाज का कोई सम्मेलन होता है उसमें टिकट मांगते हैं, क्षत्रिय महासभा का होता है उसमें वो मांगते हैं, जाट महासभा का होता है तो वो मांगते हैं, सभी लोग मांगते हैं। अगर हमने ये कह दिया कि भाई उदयपुर में सभी को सभी सम्मानी जाती हैं, मेरे जातिवाद का बिल्कुल भी मन में नहीं है। और एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी नहीं कहा मुझे टिकट दो जी। मेरे मन में ये था एक बार अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है इसके किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर टिकट देना। ओबीसी में टिकट आप मांग रहे हैं और आपको ना देके किसी और को दे दे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी को मिलना चाहिए। ये मेरा एक ये था कि वो भी इसलिए
कि मैं आपको एक चीज बताऊं, जी। ओबीसी जाति जी अगर आप समीक्षा करें, जी देश आज़ादी के बाद में अधिकतर कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। जी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग में काम किया। जी ओबीसी वर्ग आज की तारीख में 70 से 80% वर्ग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। जी 70% से 80% तक। जी पहले ये ओबीसी कांग्रेस के लिए काम करता था। चाहे ये उदयपुर ले लो जी आप तेली समाज लो, आज गांचा समाज, ये कलाल समाज ले लो, जी। ये सभी लोग पहले सरकार से जुड़े हुए होते थे। तो सरकार कई सालों तक सुखाड़िया साहब कह रहे थे उनके साथ हैं, और गुलाब जी भाई साहब ने मेहनत की। जी आज गुलाब जी के चुनाव में जब भी जीत होती है ना, जी तो बहुत बड़ा रोल ओबीसी वर्ग का होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो क्योंकि सब ओबीसी जातियों में गुलाब जी ने उनके अंदर घुस के काम किया। जी काम करके आज उदयपुर में हर ओबीसी वर्ग की जाति जी गुलाब जी के लिए वोट देने को तैयार है, जी पार्टी के लिए वोट देने को तैयार है। जी तो मेरा सिर्फ इतना नहीं है, मेरे को मेरी बात को बहुत ज़्यादा ये हवा दी गई। मैं यूँ कह रहा हूँ जी कि अगर एक बार आप सब लोग बने हैं ना, अगर एक मैसेज अपन दे देते हैं। लेकिन सर एक समीकरण भी तो होता है, वोट बैंक, जिसको पार्टी अंदर कमरे में बैठ के कैलकुलेट करते हैं कि कितने वोट कहाँ, कितने वोट कैसे कैसे वोट पड़ेंगे। तो वो क्या मैथमेटिक्स बीजेपी के पक्ष में जाता है अगर ओबीसी को लड़ाते हैं तो? बिल्कुल 100% जाता है, निश्चित रूप से जाता है। मैं आपको पहले कहूँ कि गुलाब जी भाई साहब ने ओबीसी जातियों में इतना काम किया है जी इतने, मैं सोचता हूँ गुलाब जी ने एक चीज़ मैं आपको बताओ, सबसे ज़्यादा देवरे किस समाज के होते हैं? जी ओबीसी समाज के। जी क्या किसके, बेरू जी के हैं, राणा जी के हैं, माता जी के हैं, सब देवरे हैं। और छोटे छोटे समाज के नोरे किसके हैं? जी ये नगर निगम में गुलाब जी ने जब से नगर निगम बनाई है, जी चाहे वो रजनी जी का टाइम हो, चाहे चंद्र सिंह जी का हो, पहले किरण जी का हो, युधिष्ठिर जी का हो, इनके घरों में, इनके समाजों में घुस के गुलाब जी ने नस पकड़ी जी कि ये लोग रोडों पे शादी करते हैं, जी रोडों पे प्रसादी करते हैं, खाना रोड पे खाते हैं। गुलाब जी ने कहा रजनी जी के टाइम में भी, चंद्र सिंह जी और पहले भी रविंद्र जी के टाइम में, सब में, कि यार इन लोगों को ऐसी जगह दो जो घर में बैठ के खाना खाएं, रोड पे इनके नहीं खाएं। जी तो उन्होंने सभी समाजों में, ओबीसी के, कोई समाज नहीं कह सकता है कि हमारे को इन्होंने किसी देवरे के लिए छत नहीं दी, जी किसी नोरे के लिए छत नहीं दी। जी। ये गुलाब चंद जी कटारिया की सोच थी जी कि इन जातियों को जोड़ा उन्होंने इसके माध्यम से। जी। आज एक भी जाति ऐसी नहीं है जी जो गुलाब जी की जय जयकार नहीं करती हो। हर जाति के नोरा बना दिया, देवरा बना दिया, सब बना दिया। आज वो लोग टेंट लगा के खाना करते थे रोड पे, वो पैसा बचा। जी आज उस नोरे में बैठ के खाना खा रहे हैं, प्रसादी कर रहे हैं, रात को रोड पे नहीं सोना पड़ रहा है। जी तो वो लोग सोचते हैं। तो इसलिए गुलाब जी ने जो जड़ें मजबूत की है ना ओबीसी में, जी वो बीजेपी के लिए इतनी मजबूत हो गई है जी। कि अगर ओबीसी का कैंडिडेट को भी टिकट देंगे ना, वो अच्छे वोटों से जीतेगा। क्या 2023 में मनोहर चौधरी प्रत्याशी हो सकते हैं? देखो ये चीज़ भुवनेश जी, जी मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये सब हमारी पार्टी का सोचने का विषय है। जी पार्टी, मैंने आपको पहले बताया कि टिकट मांगने का भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है। जी वो टिकट मांगे जी और टिकट के लिए अपनी ताकत जितनी लगा सकता है वो लगाए, जी। अपने समीकरण जितने बता सकता है बताए। जी मगर जब पार्टी किसी का डिसाइड कर ले जी तो उसके बाद में हर जो टिकट मांगने वाले का जी ये होना चाहिए, जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया है जी। हम उसके लिए काम करें। जी आपका भी यही रहेगा? मेरा भी यही है, जी। पार्टी के सामने हमने रखा है जी कि अगर आप विचार करो जी तो ये हमारा प्रार्थना पत्र है, जी और उसके अलावा अगर आप किसी को भी देते हो जी तो हम उसके लिए जी जान से काम करेंगे जी और उसको जिताने के लिए काम करेंगे। जी। और आप हमें सेवा का मौका देते हो तो हम पार्टी की सेवा करेंगे। अच्छा, पार्टी में एक और फॉर्मूला भी चल रहा है युवाओं को आगे लाने का। गुजरात में भी किया उन्होंने प्रैक्टिकल, तो उदयपुर सीट पे भी क्या ऐसा समीकरण देखने को मिल सकता है? और अगर ऐसा होगा तो वरिष्ठ नेताओं को भाजपा मना के किसी युवाओं को आगे कर सकती है? रूप से विषय बहुत है कि गुजरात में चुनाव हुए हैं, 35 से 45 के बीच में उन्होंने करीब 60-70 टिकट दिए हैं। क्या ये सब चीज़ किए, मगर ये जो फैसला है हमारी कोर टीम है ना जी। ऊपर जी। जो बैठती राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जी। वो करेगी कि यहाँ का कोई वरिष्ठ व्यक्ति जी और उसको पार्टी के फार्मूले में वो फिट बैठ रहा है, जी
तो यहाँ पे वरिष्ठ भी लड़ सकता है, यहाँ युवा भी लड़ सकता है। ये पार्टी विचार करेगी, पार्टी के सोच में कहाँ कौन फिट बैठ रहा है ये हम नहीं तय कर सकते। ये पार्टी को तय करना है कि यहाँ युवा लड़े या वरिष्ठ लड़े। अच्छा, भाजपा एक बार राजस्थान की परिपाटी की पिछले 30 साल में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है। इस बार भाजपा का टर्न है, इसलिए भाजपा वाले बड़े उत्साह में है कि इस बार तो उनकी सरकार बनेगी। लेकिन 2018 से 2023 की जो गहलोत सरकार ने काम किया है, कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अभी 100 यूनिट आम उपभोक्ता को बिजली फ्री करना हो, 2000 यूनिट किसानों के बिजली फ्री, रोडवेज में आधा किराया, वो पुरानी पेंशन लागू कर दी, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया, लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे। और गहलोत जी को तो पूरा ये इस बात से आस है कि वो इस बार रिपीट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 2018 से 23 तक गहलोत सरकार के किए गए काम को कैसे देखती है? मैं भुवनेश जी, सरासर भुवनेश जी इस अशोक जो जादूगर कहलाता है ना मुख्यमंत्री जी, इसने जादूगरी की है जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है जी। अभी राहत शिविर के नाम से अभी जो कैंप लगाए जा रहे हैं जी, लोगों को भिखारी बना दिया जी, जनता को भिखारी के रूप में उस राहत शिविर में जाके अपना जन आधार कार्ड करके वो रजिस्ट्रेट करवाएंगे, उसके बाद उसको 100 यूनिट बिजली मिलेगी। उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे। वास्तविकता में पता है भुवनेश जी, आपको मिल सकता है क्या जी? आपको मिलेगा क्या 500 रुपए में? नहीं तो जिसे भी मिलेगा सर फायदा तो होगा। नहीं, मेरी एक चीज बताओ जी, वो 500 रुपए के यूनिट जो कुछ लोगों को मिलेगा उज्ज्वला योजना जैसे लोगों को, उनको भी भुवनेश जी राहत शिविर में आके अपना जन आधार का कार्ड देके उसको भीख मांगनी पड़ रही मुझे 500 रुपए। अरे आपने 50 यूनिट जो किया था ना, उसमें तो जनता को नहीं बुलाया था आपने जी, डायरेक्ट कर दिया। बिलों में आपके बिल आ रहे, मेरी भी आ रहे, 50 यूनिट माइनस होके आ रहे हैं, है ना जी। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 100 यूनिट अगर आपको लेना है तो जन आधार कार्ड जाओ, राहत शिविर में जाओ, भीख मांगो, लाइन लगो जी, और वहां करवाओगे तो आपको 100 यूनिट सरकार। मेरे का एक बात हो, क्या जनता को रोड पे लाना जरूरी था जी? क्या आपको राहत देनी थी तो 50 यूनिट वाला जैसे आपने किया जी, आप डायरेक्ट कर देते 100 यूनिट फ्री जी। उस समय 50 में क्यों नहीं किया इन्होंने राहत शिविर का जी? अभी वोट चाहिए उनको जी, और जनता इस धूप में इस राहत शिविर में केवल 50-100 यूनिट उज्ज्वला योजना जो भी फायदा लेने के लिए एक लाइन लगेगी। उन गरीबों का दिन खराब होगा, मजदूरी खराब होगी, वो दिन भर वहाँ बैठे रहेंगे, उसमें नंबर आएगा नहीं आएगा, वो रजिस्टर्ड जन आधार नहीं है, इसमें ये कमी है, आपका वो नंबर नहीं आ, ओपीडी नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने इतने शिविर किए हैं वार्डों में, बेचारे लोग आते हैं, आपका तो मोबाइल नंबर है ही नहीं, इसमें ओपीडी नहीं आपका, ओके मेरे तो पति के नाम का था उसमें ओपीडी, और वो वापस पति को बुलाती है या पति 2 दिन बाद आएगा। मतलब आप कर दो, नहीं आपकी योजना है भाई। दूसरे सरकारों ने भी, मेरी बात सुनो आप, ये सब चीजें मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बेवकूफ बनाने वाली बातें कह रहा हूँ कि इसमें लोग आएंगे, लाइन लगेंगे। मैं एक चीज बताऊं जी, ये सरकार आई थी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आप कह रहे हो ना ये सरकार ने बहुत कुछ कर दिया जी किसानों के कर्जा के लिए। राहुल गांधी ने भी एक डायलॉग दिया था, 1 2 3 4 10 गिनो और ये कर्जा माफ जी। आज आप भी, मैं भी इन चुनावों में जाता हूँ जी, आप भी पधारो, सर्वे करो, अभी भी किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए जी। अब जो पुरानी आपने वादा करके आए वो पूरा नहीं करे, केवल एंड केवल वोटों के लिए जी। आप एक चीज बताओ जी, आप ये मेडिकल वाला जो बीमे का जी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जी, और एक चल रहा है केंद्र सरकार का आयुष्मान जी, ठीक है। आयुष्मान में तो वो देश के किसी भी कोने में जाके इलाज करवा पा रहा है जी, इसमें हम यहीं करवा पा रहे हैं जी। और उसमें भी अभी इन्होंने क्या कर दिया कि आप लिमिटेड हॉस्पिटल में इलाज करवा पाओगे, है ना। ये सब चीजें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं जी? अरे आपने कई सरकारें आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना को डायरेक्ट केंद्र में यहाँ लागू की, योजना लगा देते तो वो यहाँ का आयुष्मान वाला अहमदाबाद जाके इलाज करा सकता था, वो बॉम्बे जाके। उसमें 5 लाख का इलाज है, इसमें 25 लाख का इलाज करा। मगर एक चीज मुझे बताओ, जो व्यक्ति यहाँ इलाज नहीं करा सकता उसको अहमदाबाद में जरूरत है अच्छे डॉक्टर की, उसको बॉम्बे में जरूरत है, उसको चेन्नई में जरूरत है, वो इस योजना का कार्ड का फायदा ले सकता है क्या जी? मगर केंद्र सरकार के उस कार्ड का फायदा देश के हर एक कोने में जाके ले सकता है। सरकार की 25 लाख की योजना पे सवाल उठा रहे हो, भाजपा आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख वाला दिया, तो आपके दूसरे स्टेट में क्यों ऐसी योजना लागू नहीं कर देते आप 25 लाख वाली? स्टेट का सारा आदमी। मुझे एक चीज ये सरकार बेवकूफ बना रही, इसलिए कह रहा हूँ, करना ही था तो इनको 2 साल पहले कर देते ताकि अभी तक पूरी प्रशासन जम जाता जी। अभी लोगों को केवल बेवकूफ बनाने के लिए जिले कर दिए, ये सब मैं कह रहा हूँ आपको।
सब चीज अगर मैं तो करूँ हर योजना अच्छी है जी मगर उसका कम से कम एक मैप तो बने जी जनता पे डायरेक्ट उसका फायदा तो मिले। जी अधिकारी आनंद तो नहीं उठावे, जी अधिकारी तो लूट रहे हैं। उनको ये जितनी योजना आ रही है ना मोदी जी, जी वो इन योजना के पीछे अधिकारी आनंद ले रहे हैं। भी हर इंदिरा रसोई चल रही है, जी इंदिरा रसोई में कभी आप झांक के देखो जी क्या भ्रष्टाचार है, जी भारी भ्रष्टाचार। ऑनलाइन पर्ची कटती है सर। ऑनलाइन पर्ची कटने के अलावा आजकल क्या नहीं हो रहा है। मेरी एक सर्वे चला था अपने उदयपुर में जी अभी आपने सुना होगा कि ये प्रत्याशी हैं जिसमें मेरा भी नाम था जी और सले लोगों ने वोट दिए। फिर बाद में पोल खुली, एक व्यक्ति चाहे तो 100 वोट दे सकता है। जी तो ऑनलाइन में क्या नहीं हो सकता। जी ऑनलाइन की पर्चियां कट रही है। जी आप मैं बताऊं, मैंने एक प्रश्न उठाया जी कि मोती मंगरी पे टिकट कटता है जी ऑनलाइन, जी। वहां के लोग मानने को तैयार नहीं। तो सर डिजिटल भारत की बात आपके प्रधानमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री जी अगर उसको फॉलो करके ऑनलाइन टिकट कटवा रहे हैं और क्या करें, खुद बैठे हैं मुख्यमंत्री आके। नहीं, बात ये नहीं है, जी। बात ये अधिकारियों पे जो भ्रष्टाचार करे उसके ऊपर है। जी मैं आज कोई भी अधिकारी ऊपर से जो जितना आज मैं एक छोटी सी बात में बताता हूँ जी कि रीट के एग्जाम हुए हैं, जी रीट के एग्जाम हुए हैं, पेपर आउट हुए हैं। जी आप अभी कहोगे दूसरी सरकारों में पेपर आउट हुए हैं, जी मैं मतलब जी। मगर एक चीज बताओ, अगर एक कांग्रेस का नेता जी जिसको अभी बाबूलाल को गिरफ्तार किया है, जी जो सदस्य था, जी करीब पहुंच गए, कांग्रेस वालों के पास पहुंच गए। जी रहने दो क्या ना? रहने दो। मैं भुवनेश जी बता रहा हूँ, जी अब धीरे धीरे कड़ी खुलती लास्ट में क्या आ रही है जी कि जो लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर जी। हैं, वही लोग पेपर आउट कराने वाले में हैं। 2018 से 23 तक सरकार जो चली उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों आज कानून, जी आज जनता भयभीत है कि नहीं, आप बताओ। जी कोई कन्हैयालाल का गला काट के चला जाता है, जी पकड़ लिया। सीआईडी नहीं, मगर फेल है। पकड़ना एक सेकंड चीज है, आपका प्रशासन जी। है, उसने आपको पकड़ा, आपकी हुई, मगर आपकी सीआईडी क्या करी थी? आपकी पुलिस समझौता कराने में लगी हुई है। जी अभी भी नहीं, उस समय जी जब व्यक्ति ने कहा मेरे जान को खतरा है, जी। मेरे को धमकियां मिल रही है, और वहां के पुलिस अधिकारी उसको के बैठ जाओ, तुम समझौता कर लो, ए भैया तू करना मत, क्या जी। उसी समय अगर उसको पकड़ के पनिशमेंट या फिट किया कर दिया होता, जी, जी। समझौता नहीं कराता, तो शायद ये कन्हैयालाल हत्याकांड नहीं होता। अरे मुख्यमंत्री जी को अपनी कानून व्यवस्था संभालने के लिए थोड़ा तो आगे आना चाहिए, जी है ना। आज कोई बीजेपी के राज्य में बलात्कार हो जाए जी तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी पहुंच जाते जी। हैं, और राजस्थान में बलात्कार हो जाए जी। तो वो नहीं आते हैं। अच्छा, आपके कितने नेता गए वहाँ पे? अभी हमारे- मामले में जो कांड हुआ, कौन गए? आप गए? वसुंधरा जी गए, आप भी चले? धर्मनाथ जी गए। आप भी चले जाते? मेरी एक बात सुनो, जी। कभी कभी हर एक चीज बताओ, आज कन्हैयालाल हत्याकांड में इतने नेता पहुंचे हैं, जी लास्ट में प्रेस ने, मीडिया ने, जनता ने क्या किया, और ये सब लोग पहुंच रहे हैं, उसकी भीड़ बढ़ा के उसके दर्द को उठा रहे हैं। जी एक मजबूत आदमी अगर हमारे वसुंधरा माई नेतृत्व में पहुंच गई, जी हमारे लीडर धर्मनाथ जी जोशी वहाँ पे जो विधायक है वो पहुंच गए, जी। हमारे सांसद सीपी जोशी वो पहुंच गए, जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है वो पहुंच गए, हमारा नेतृत्व पहुंच गया। हम छोटे छोटे लोग जाके, जी हम तो उस स्तर के तो नहीं है, जी बिल्कुल। मगर वो चले गए, उनके पास चीज आ गई, उन्होंने केंद्र तक पहुंचा दी उस बात को। जी। मेरी बात सुनो, जी हमारा लेवल था कन्हैयालाल का, जैसे हमारे शहर में था, जी। कोई भी मुद्दा होता है जी। हम पहुंचते हैं, जी। जाते हैं, दुख दर्द में जाते हैं। अभी सुखेर में अग्नि का वो पत्थर के नीचे आदमी दब गया था, जी। पहुंचे हम, जी जाते हैं हम। मावली वाला कांड बहुत बुरा था, जी। क्या मुख्यमंत्री आए? अच्छा, मावली वाले कांड पे एक आरोप भील समाज का ये भी है कि अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति होता या उसकी बच्ची होती तो दोनों ही पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस, उसको मुआवजा का ऐलान करती, लेकिन अभी तक उस बच्ची को कोई बड़े मुआवजे का ऐलान ना तो भाजपा ने किया है ना कांग्रेस ने किया है। मुझे तो ये भेदभाव है सर। पुणे जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, 100% मुआवजे का ऐलान भी होना चाहिए, जी। नौकरी भी मिलनी तो चाहिए। वसुंधरा जी गए, सीपी जोशी जी गए, 5-5 लाख ही दे आते कम से कम। मेरी बात सुनो, कुछ मदद हुई है वहाँ, जी वो कई लोग मदद करने के वाले ओपन नहीं है, जी। वो अंदर से उन्होंने मदद भी की जी। है। सरकार ने भी कुछ घोषणाएं शायद की है, वो पहुंची कि नहीं पहुंची वो मुझे पता नहीं। जी, जी। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कलेक्टर साहब गए, जी उन्होंने पत्र लेके आए वो, जी, जी। कि इतना पैसा और इतनी नौकरी ये वगैरह सब संविदा पे नौकरी वगैरह करेंगे। मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा हुआ। एक चीज बताओ जी कि आप कह रहे हो, ये अगर जनरल कास्ट का होता जी
तो इसकी कितनी वो होती जाते जी। मगर मैं एक चीज बता रहा हूँ आप जी मुख्यमंत्री जी आए जी कन्हैयालाल जी हत्याकांड में जी कितनी घोषणा करके चले गए, जी क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती? जी एक बच्ची के साथ बलात्कार करके, है ना, वो कर दिया, टुकड़े 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 करके मार के फेंक दिया। जी क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती क्या? मुझे बोलने जी, जी हमारे नेता तो पहुंचे भी हैं, जी जो मदद करनी थी वो की भी है, जी मगर आज सरकार तो उनके हाथों में है ना। जी नौकरी तो आज डायरेक्ट जब उधर भी दे सकते तो यहाँ पे भी नौकरी दे सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण 2023 के चुनाव में आते हैं, उदयपुर शहर में ऐसे क्या मुद्दे हैं आपको लगता है उस पर काम होना चाहिए, और अगर मनोहर चौधरी जी को मौका मिलता है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आप उन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? मैं एक तो सबसे पहले पेयजल का, जी अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है और मनोहर चौधरी को पार्टी मौका देती है जी तो निश्चित रूप से उदयपुर की सबसे बड़ी जो समस्या है वो पेयजल है। जी और अभी सरकार ने तीसरे और चौथे चरण के लिए जो घोषणा की है जी। वो अभी ज़मीन पे आ जाए तो मैं सोचता हूँ उदयपुर के लिए बहुत अच्छा होगा, कि गुलाब जी भाई साहब ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। मानसी अग्रवाल थर्ड फोर्थ की बात थर्ड फोर्थ की बात कर रहा जी। हूँ, उसके लिए गुलाब जी रोज विधानसभा में बोलते थे जी और अभी उन्होंने घोषणा की है। जी ऐसी घोषणा वसुंधरा जी के राज में भी हुई थी, जी मैं धरातल पे नहीं आ पाई थी। जी तो अभी भी ये घोषणा अगर ये धरातल पे आ जाती है जी। तो मैं सोचता हूँ अगर नहीं होती है तो मेरा मन है कि अगर इस उदयपुर को जी अगर सबसे बेस्ट ये टूरिस्ट सिटी है जी और झीलें अगर भरी रहती है जी तो यहाँ के लोगों को बराबर रोजगार मिलेगा, जी और रोजगार मिलेगा तो अच्छे रहेंगे। आयर नदी पे हम वो काम करेंगे। अगर आज भी जो चीज़ें हो रही है, जी हमने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को अभी बैठक हुई थी उसमें भी कहा जी कि कम से कम ऐसा काम करो जिसके आसपास की जमीन में पानी जाए। जी वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हाँ, और कुएं, नल, पावड़ी, ट्यूबवेल सब हरे भरे रहे, भरे रहे पानी से। जी। ऐसा मत करना इस कंकरी से, इस पत्थर से, सीमेंट से, कि ये केवल नदी पानी बह के आगे चला जाए और आसपास के सब हैंडपंप जी। सूख जाए जिससे लोग पानी तरस मरे। तो इस आयर नदी के लिए एक हमारी योजना है कि इस आयर नदी का इतना शानदार हम काम करें जी। कि लोग याद करें। जी और लोग गुजरात से तुलना करते हैं, करते काम को तो करते ही नहीं। जी एलिवेटेड रोड, जी मेरी तीसरा काम, अगर जीवन में अगर मेरे को अगर मौका मिला जी। तो कुछ भी कर लें, ये एलिवेटेड रोड इस उदयपुर की जान बनेगी। जी लोगों ने एक निजी स्वार्थ के लिए जी। इस प्रोजेक्ट को आज से 7-8 साल पहले ये हो पहले हो जाता। जाना चाहिए था, बिल्कुल सर, क्योंकि अभी ट्रैफिक इतना बढ़ गया। अब आप करोगे तो अब बहुत आप दिक्कत पुलिस घूम रही है, यूं करो वो करो। जी। अरे एक ही एलिवेटेड रोड, आएगी। जी कितने लोग प्रभावित हो गए? मान लो 50 व्यापारी प्रभावित हो गया तो उदयपुर की 6 लाख जनता खुश होगी। वो काम करेंगे, 50 व्यापारी वाला काम करेंगे। लोगों ने निजी स्वार्थ के लिए इस एलिवेटेड को नहीं बनने दी, इसलिए मेरा है एलिवेटेड रोड बने ही बने। 3 हो गए। और चौथा काम जी। जो मेरा ये है जी। कि इस उदयपुर में जी रात को 10-11 बजे बाद टूरिस्ट को जी कहीं पे भी खाना खाने को नहीं मिलता है। जी जी तो मेरा ये है कि मसाला बाजार जैसे जी 4-5 स्पॉट इस टूरिस्ट स्थल पे जी अपन को चिन्हित करके जी इन जगह, ऐसी जगह जो रात को अगर टूरिस्ट कहीं से चलता है जी। और उदयपुर में रात को 11 बजे भी पहुंचता है जी। तो उसको खाना मिल जाए, जी। वो भूखा नहीं सोए, जी वो इधर उधर भटकता नहीं फिरे। जी तो मेरा ये आज इतना ट्विस्ट है, आप मैं समझ इसकी सोच ही क्यों नहीं बन रही है जी कि हम 1, 2, 3, 4 मार्केट ऐसे बना दें तो टूरिस्ट को एक डायरेक्ट हम 11-12 बजे भी पहुंचेंगे तो मुझे वहाँ खाना मिल जाएगा। अगर विधायक का टिकट नहीं मिलता है तो अपना भविष्य क्या देखते हैं? देखो, हमने टिकट जो पार्टी को मांगेंगे, पार्टी नहीं भी देगी तो हम संगठन में काम करेंगे जी और संगठन में काम करते जी। आए। मुझे आज दिन तक जहाँ प्रभारी बना के भेजा, चाहे अबू रोड भेजा है, राजसमंद विधायक का सह-प्रभारी बनाया है, या वल्लभ नगर भेजा, जहाँ जहाँ भी भेजा, जी मैं चाहे यूपी चुनावों में गए, गुजरात चुनावों में गए, हम हर जगह चुनाव में जाते हैं। आज भी अगर टिकट नहीं मिला तो एक तो पार्टी जिसको टिकट देगी जी उसके लिए जी जान से जी काम करेंगे। जी। और यहाँ पे कांग्रेस तो सपना देखना बंद कर देगी, यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीत सकता है। जी किसी हालत में यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत सकता, जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा और जो पार्टी जिसको देगी उसके लिए हम काम करेंगे। और दूसरा,
उसके बाद चुनाव के बाद संगठन जो दायित्व देगा, जो जिम्मेदारी देगा, वो पूरा काम मन से करेंगे। आखिरी सवाल सर, उदयपुर विधानसभा की जनता को अगर 2023 के चुनाव के मद्देनज़र कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मेरा तो यही है कि जिस ढंग से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने और माननीय हमारे यहाँ जो राज्यपाल बन गए हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने जो जनता की सेवा की है, उनके प्रतिनिधि के रूप में पार्टी जिसको भी टिकट दे, पार्टी और जनता से मेरा निवेदन है कि उनको जिताए, ताकि गुलाब जी को एक मन में रहेगा मैंने इतने साल उदयपुर की जनता की जो सेवा की, तो मेरे को आज भी जनता मेरे प्रतिनिधि के रूप में जो बैठेगा उसको जिता के भेजेंगे। दूसरा एक मेरा जनता से विशेष रूप है, इस उदयपुर को साफ सुथरा बनाने में हर जनता का नैतिक अधिकार है। हम नगर निगम जो भी काम कर रही है उस काम में मदद करें। थोड़ी और इसकी जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है। नगर निगम उदयपुर भी अच्छा काम कर रहा है, उनको भी और सपोर्ट की जरूरत है। और जनता को यही है कि आप पार्टी भी देखें, राष्ट्रवादी पार्टी देखें, मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए वो भी देखें, और सब देख के इस भारतीय जनता पार्टी को, प्रत्याशी को जिताने के लिए अपना सहयोग करें। चौधरी साहब, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके जो भी एम्बिशंस हैं वो पूरे हो, और फिर मुलाकात आपसे होगी कभी न कभी चुनाव आने के जैसे गर्मी चढ़ेगी आपसे फिर मिलेंगे। दर्शकों के लिए बता दें कि राजस्थान की उदयपुर विधानसभा सीट राजस्थान के दक्षिण हिस्से की ऐसी सीट है जो कि यहाँ की मेवाड़ का कई सारी यहाँ की इस जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी मेवाड़ में 8 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। 2018 के बाद अब 2023 के चुनाव में भी उदयपुर की सीट आसपास की सीटों को प्रभावित करेगी, क्योंकि ये एक हॉट स्पॉट सीट मानी जाती है। 2023 के चुनाव को लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं। आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोहर जी चौधरी। फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।